नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एच पी एस एस सी का प्रीवियस पेपर। जो एच पी एस एस सी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। चाहे वो आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे क्लर्क हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई और एग्ज़ाम हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलते हैं मैन पास्ड फ्रॉम दी फूड गैदरिंग स्टेज टू दी फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज इन दी। तो बोलते हैं कि मानव जो था वो भोजन एकत्रीकरण की अवस्था से भोजन उत्पादन की अवस्था की ओर गया था। तो ये कौन से पीरियड में गया था, कौन सी एज में गया था? तो इंसान जो था वो फूड गैदरिंग से फूड प्रोड्यूसिंग की ओर गया था। ये गया था नियोलिथिक एज में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नियोलिथिक एज में जो था वो ये शिफ्ट किया था इन्होंने फूड गैदरिंग से फूड प्रोड्यूसिंग की ओर। और आपने ध्यान रखना है कि नियोलिथिक एज जो है इसको नवपाषाण काल भी कहते हैं। नियोलिथिक एज में जो था वो हैंडमेड पोट्री मिली थी। अगर हम नवपाषाण काल की ही स्पेसिफिक रूप से बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर जो था वो कृषि का प्रयोग भी जो था वो सबसे पहली बार किया जाने लगा। यहाँ पर पशुओं को पालतू बनाया जाने लगा। यहाँ पर जो पत्थर के औजार होते थे उनको भी जो था वो पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया गया था। तो पॉलिशदार यहाँ से पत्थरों के औजार जो था वो मिले थे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी नियोलिथिक एज में। उसी तरह पैलियोलिथिक एज है, मेजोलिथिक एज है, चैलियोलिथिक एज है, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र काल। तो ये जो पूरा पाषाण काल था, यहाँ से अक्सर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नव पाषाण काल से ही पूछे गए हैं। तो ये आपने ध्यान रख लेने हैं सारे क्वेश्चन, अगर कुछ पूछा गया तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं विच कंटेन्स द गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है, हमने एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पढ़ा है। तो अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने वीडियोस देखी हैं, नोट्स बनाए हैं, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से जो है वो गायत्री मंत्र लिया गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद सही आंसर है। और अगर आपसे पूछ लिया गया किसी एग्जाम में कि कौन से मंडल से लिया गया है, तो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। उसी तरह अस्तोमा सदगम्य भी जो है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि जो ऋग्वेद है आपका, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त जो हैं वो आते हैं, वो भी आपने ध्यान रखना है। और ऋग्वेद से जो ब्राह्मण जुड़े हुए हैं वो हैं ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तिकी ब्राह्मण, ये भी ध्यान रखना है। ऋग्वेद से ऐत्रेय और कौस्तिकी ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी के सराउंडिंग जो है वो घूमते हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछ जाता है। गायत्री मंत्र तीसरा मंडल, अस्तोमा सदगम्य, और इसके साथ जो ब्राह्मण जुड़े हुए हैं इसमें जो सूक्त हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं फर्स्ट डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा एट डियर पार्क इन सारनाथ इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि सारनाथ में जो था वो सारनाथ में डियर पार्क में दिया गया बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो था वो क्या कहलाया था? सारनाथ में जो बुद्ध के द्वारा पहला प्रवचन दिया गया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, परंतु क्वेश्चन ये नहीं था, आंसर ये था धर्म चक्र परिवर्तन। क्वेश्चन कुछ और था। क्या था क्वेश्चन, ये भी पता होना चाहिए। उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था कि उपदेश देने की जो घटना थी उसको क्या कहा गया? तो उपदेश देने की जो घटना थी उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम। और ये जो फर्स्ट डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा था वो डियर पार्क में हुआ था और सारनाथ में हुआ था। हम अक्सर क्या पढ़ते हैं कि सारनाथ में जो था वो बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, परंतु एग्जैक्टली सारनाथ में डियर पार्क है, डियर पार्क में ये दिया गया था। बुद्ध के बारे में जब बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म जो था वो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हो गई थी और कुशीनगर में इनकी मृत्यु जो था वो हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, इनका जन्म, इनकी मृत्यु, क्वेश्चन यहाँ से भी बने हैं, तो ये ध्यान रखने हैं। आगे बोलते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ संगास देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ। तो बोलते हैं संघ काल के दौरान पुनर्जागरण हुआ था। संघ काल के दौरान किसका पुनर्जागरण हुआ था? इस दौरान जो था वो ब्राह्मणिज्म का जो था वो पुनर्जागरण हुआ था, ब्राह्मण धर्म का जो था वो पुनर्जागरण हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस देखो बनेंगे भी नहीं, ये इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप एग्जैक्टली याद रख लीजिए। हो सकता है यही क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रिपीट कर जाए।
आगे बोलते हैं क्वेश्चन में, उपनिषद ऑल्सो नोन एज द वेदांता आर डैश इन नंबर। तो बोलते हैं उपनिषद जो कि वेदांत के नाम से भी जाने जाते हैं, संख्या में कितने हैं। तो उपनिषद जो कि वेदांत के नाम से भी जाने जाते हैं वो संख्या में 108 हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। संख्या में कितने हैं ये? 108 हैं। तो ध्यान रखना कि उपनिषद जिनको वेदांत भी कहा जाता है ये संख्या में 108 हैं। और उपनिषद का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उपनिषद का मतलब होता है कि ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मतलब आप ध्यान रखिएगा कि उपनिषद का मतलब होता है ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। आपने ध्यान रखना है कि उपनिषद जो है इनको जो है वो उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कुल संख्या 108 है। इनमें से जो है वो प्रमुख जो उपनिषद हैं वो 12 उपनिषद हैं। और भारत का जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य आप कह लीजिए वो जो सत्यमेव जयते है वो भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और तत्त्वम असि ये भी जो है वो उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद के छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है ये। तो ये 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से बने। इन क्वेश्चंस को ध्यान रखिए। प्रमुख उपनिषद कितने हैं, टोटल उपनिषद कितने हैं, उपनिषद को क्या कहा जाता है, उपनिषद का मतलब क्या होता है, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चंस हो गए। तो लगभग आपने 80-90% टच कर लिया। और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिए तो आपको पता है कि वैसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, परंतु जो आसान और मीडियम टाइप के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। जो बहुत ही टफ है उसके बारे में तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे किताबों को पढ़ के, परंतु मीडियम और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं, विच बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया अंडर हर्षा। तो बोलते हैं कि हर्ष के शासनकाल के दौरान उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा बना था। हर्ष के शासनकाल के दौरान उत्तर भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण जो शहर बना था वो बना था कन्नौज। ऑप्शन सी सही आंसर है। कन्नौज जो था वो सबसे महत्वपूर्ण शहर बना था। सबसे महत्वपूर्ण शहर बना हर्ष के कार्यकाल के दौरान। हर्ष की जो राजधानी थी, हर्ष ने अपनी राजधानी जो था वो थानेश्वर से कन्नौज भी शिफ्ट की थी। तो फिर धीरे धीरे कन्नौज डेवलप होता गया। हर्ष जो था वो इसके कार्यकाल के दौरान आपको पता है कि चालुक्य शासक जो पुलकेशिन सेकंड है उसके साथ भी युद्ध हुआ। हर्ष के कार्यकाल के दौरान जो था जो एक चाइनीज़ यात्री था, चाइनीज़ यात्री जिसका नाम था हेंत्सांग भी जो था इसी के कार्यकाल के दौरान आया था। तो ये 2-3 क्वेश्चंस तो बहुत ही कॉमन है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। और एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि इसने कन्नौज जो शहर था वो सबसे महत्वपूर्ण शहर था और कन्नौज जो था ये राजधानी भी इसकी रही। थानेश्वर से शिफ्ट करके कन्नौज को इसने राजधानी अपनी लाई थी। ये ध्यान रखिए सारे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच एंशिएंट इंडियन स्टेट वाज एन ऑटोनोमस रिपब्लिक। तो बोलते हैं कौन सा प्राचीन भारतीय राज्य जो है वो स्वायत्त गणतंत्र था। तो इनमें से अगर हम बात करें कि कौन सा प्राचीन भारतीय राज्य जो था वो स्वायत्त गणतंत्र था, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी शाक्य जो है वो सही आंसर हो जाएगा। शाक्य जो था ये एक प्राचीन भारतीय राज्य था जो स्वायत्त गणतंत्र था। यहाँ से आप क्या लिंक कर सकते हैं, यहाँ से देखो मुझे लगता है कि आपको महाजनपद रिवाइज कर लेने चाहिए। इनके बारे में क्वेश्चन काफ़ी टाइम से नहीं पूछा गया है, परंतु जब क्वेश्चन पूछा गया है तो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और एक स्कोरिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जैसे कि मगध महाजनपद दिया गया है, इसकी राजधानी आपसे पूछी जाएगी तो इसकी राजधानी थी राजगृह में। यहाँ पर कौशल महाजनपद दिया गया है तो इसकी राजधानी अगर आपसे पूछी जाती है तो इसकी राजधानी श्रावस्ती में थी। अंग महाजनपद दिया गया है तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी, चंपा में जो था वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो ये 3 तो आपने बिल्कुल ध्यान रखने हैं, एग्जैक्टली ध्यान रखने हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चंस आपने ध्यान रखने हैं कि जो कंबोज महाजनपद था उसकी राजधानी थी राजपुरा में, गंधार महाजनपद था उसकी राजधानी थी तक्षशिला में, काशी महाजनपद था उसकी राजधानी थी वाराणसी में, मल महाजनपद था उसकी राजधानी थी कुशीनारा में, एक वत्स महाजनपद था, वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी में। तो ये इंपॉर्टेंट महाजनपद मैंने आपको बता दिए, इनको रिवाइज कर लीजिए, बस यही काफ़ी है। आगे बोलते हैं विच इज़ करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली जो है उस मैच किया गया है, सही युगम है। तो इनमें से जो सही युगम है वो कौन सा है, वो है चौहान दिल्ली। चौहान ने दिल्ली पर जो था वो शासन किया था। और ऑप्शन सी परमार मालवा, ये भी सही आंसर है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी
ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो सही है। चौहान और परमार ये दोनों ही ऑप्शन करेक्टली मैच किए गए हैं। यहाँ से ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि चौहान दिल्ली में शासन करते थे, परमार मालवा में शासन करते थे। हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में पूछ ले जाए कि चौहान कहाँ पर शासन करते थे, तो दिल्ली में करते थे, परमार कहाँ पर करते थे, मालवा में करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल लीडर एसोसिएटेड विद द फाउंडिंग ऑफ विजयनगरा किंगडम वॉज, तो बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से संबंधित आध्यात्मिक नेता कौन थे। तो विजयनगर की जो साम्राज्य की स्थापना थी उससे संबंधित जो आध्यात्मिक नेता थे वो थे कौन, विद्यारण्य ऑप्शन सी सही आंसर है। विद्यारण्य जो है ये थे, ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट हुए इनके बारे में ध्यान रखिए। विजयनगर साम्राज्य था, इसकी स्थापना की गई थी 1336 में और इसकी स्थापना की गई थी हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की और 1336 में इन्होंने स्थापना की। इनके गुरु थे जिनका नाम था विद्यारण्य। विद्यारण्य की प्रेरणा से इन्होंने कृष्णा नदी की सहायक नदी थी एक तुंगभद्रा नदी के किनारे जो था इन्होंने स्थापना की और ये बाद में चलकर यहाँ की राजधानी भी रही और भी बहुत सारे चेंजेस होते गए। परंतु विद्यारण्य कौन थे, ये इनके गुरु थे हरिहर और बुक्का के, जिन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी, वो आपने ज़रूर ध्यान रखना है। इसी के आगे कुछ वंश हुए जैसे कि संगम वंश, सालुव वंश, तलुव वंश, अराविडु वंश, ये सारे वंश हुए। तो संगम वंश तो हरिहर और बुक्का के द्वारा ही स्थापित किया गया। सालुव वंश जो था वो नरसिंह सालुव के द्वारा किया गया। तुलुव वंश वीर नरसिंह के द्वारा स्थापित किया गया और अराविडु वंश जो था वो तिरुमल के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये सारे आपने वंश ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिए, नोट रखिए। अगला है द जाजिया वॉज एबोलिश्ड बाय, तो जाजिया को जो था वो समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा समाप्त किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अकबर जो था वो धर्म को लेकर बहुत ही जो था वो सेंसिटिव था, सभी धर्मों को ये बराबर प्रायोरिटी देता था। जब इसको पता चला कि हिंदू धर्म तीर्थ यात्रा पर जाजिया लगाया जाता है तो इसने समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। इसने सभी धर्मों के बीच में जो था वो एकता लाने के लिए, सभी धर्मों के बीच में सामंजस्य लाने के लिए जो था वो अच्छे अच्छे कदम भी उठाए। उन अच्छे कदमों में क्या था, उन अच्छे कदमों में ऐसे था दीन-ए इलाही की स्थापना इसने करवाई। 1582 में इसने दीन-ए इलाही की स्थापना करवाई थी। इसने इब्दाद खाने का निर्माण करवाया था। इब्दाद खाने का निर्माण इसके द्वारा 1575 में करवाया गया था। तो ये सब डेवलपमेंट जो था वो इसके द्वारा करवाई गई थी और ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो हिस्ट्री में मानी जाती हैं कि इसने अच्छे काम करवाए। कहा जाता है कि इसके कार्यकाल के दौरान नवरत्न हुआ करते थे। नवरत्न जो था वो हुआ करते थे तो उसमें अबुल फजल, फैजी, बिरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, हकीम हुमाम, राजा मानसिंह, ये सब लोग जो था वो आ जाते थे। तो ये थे इसके नवरत्न, ये थे इसकी पॉलिसीज़। इसके कार्यकाल के दौरान पानीपत की दूसरी लड़ाई भी हुई। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, दूसरी लड़ाई कब हुई, तीसरी लड़ाई कब हुई, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलो ये छोटा सा काम है, बहुत बार हमने रिवाइज़ किया है, परंतु इसको कमेंट कर दीजिए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। आगे बोलते हैं शेरशाह रियल नेम वॉज, तो ये भी काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। बोलते हैं कि शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था, तो शेरशाह का वास्तविक नाम था फरीद, ऑप्शन डी सही आंसर है। फरीद इसका वास्तविक नाम हुआ। शेरशाह सूरी जो था, इसका शेरशाह सूरी पूछा जाए ना तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, शेरशाह सूरी शेरशाह एक ही बात है। अच्छा, इसने जो था वो इसकी जो बैटल्स हुई वो हुमायूं के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रही इसकी, जैसे कि बैटल ऑफ चौसा इसकी जो था वो हुमायूं के साथ हुई थी। हुमायूं के साथ 1539 में हुई और इसमें हुमायूं जो था वो बहुत बुरी तरह से जो था वो हार गया था। उसके बाद कन्नौज की लड़ाई हुई 1540 में, और भी लड़ाइयाँ ये करता रहा, परंतु इसने अच्छे काम क्या किए, इसने अच्छे कामों में ये किया कि इसने जो था वो चांदी का रुपया चलाया था, चांदी का रुपया चलाया था और इसने तांबे का भी एक सिक्का चलाया। तांबे का जो सिक्का इसने चलाया था उसको दाम कहा गया, दाम इसके द्वारा चांदी का सिक्का चलाया गया था। तो ये क्वेश्चन आप इसके बारे में ध्यान रखिए, शेरशाह सूरी के बारे में। तो ये तो हो गए इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता है कि हर वीडियो के लास्ट में हम कोशिश करते हैं कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसके अलावा भी हम हिंदी इंग्लिश का कुछ रिवाइज कर सकें, क्योंकि अगर हम हिंदी इंग्लिश
डेली पढ़ते रहेंगे और रेगुलरली रिवाइज करते रहेंगे ना, तो वो वैसे ही ना हमें गैस करने की भी कैपेसिटी आ जाएगी, और रिपीट क्वेश्चन होता है तो वो भी पता चल जाएगा, और रिवीजन भी हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कवर हो जाएंगी। तो हिंदी इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश के तो हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। बोलते हैं यहाँ पर, बाई एयर यू डैश ऑलमोस्ट हाफ द डिस्टेंस टू बॉम्बे बिफोर आई रीच बैक होम बाई माई कार। 141 का सही आंसर क्या है? 141 का सही आंसर है ऑप्शन बी, बाई एयर यू शैल हैव कवर्ड ऑलमोस्ट हाफ द डिस्टेंस टू बॉम्बे बिफोर आई रीच बैक होम बाई माई कार। आगे बोलते हैं, जीनियस डज वट इज मस्ट एंड टैलेंट डज वट इट। 142 का होगा ऑप्शन ए, वट इट कैन। जीनियस डज वट इज मस्ट एंड टैलेंट डज वट इट कैन। आगे बोलते हैं, द पेंटर क्लाइम्ड द डैश लैडर टू पेंट द हाई वॉल ऑफ बिल्डिंग। तो बोलते हैं 143 में होगा, द पेंटर क्लाइम्ड अप होगा, क्लाइम्ड अप द लैडर टू पेंट द हाई वॉल ऑफ द बिल्डिंग। आगे बोलते हैं, डोंट इंटरफेयर डैश हर इन दी वर्क। तो बोलते हैं, डोंट इंटरफेयर विद हर इन दिस वर्क। 144 का ऑप्शन बी सही है। 145 में बोलते हैं, मेक हेस्ट डैश वी शैल मिस दी ट्रेन। तो मेक हेस्ट और होगा यहाँ पर, और वी शैल मिस दी ट्रेन। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए, आप कुछ शुद्ध शब्द दिए गए हैं, तो 156 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि व्यतीत किस तरह से लिखा जाता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कुछ इस तरह से लिखा जाता है व्यतीत। बहिष्कृत किस तरह से लिखा जाता है? तो बहिष्कृत कुछ ऑप्शन बी इस तरह से लिखा जाता है, बहिष्कृत। आगे बोलते हैं, पुनर्जन्म किस तरह से लिखा जाता है? तो पुनर्जन्म ऑप्शन ए कुछ इस तरह से लिखा जाता है। आगे बोलते हैं 159 में कि निरुक्त किस तरह से लिखा जाता है? तो 159 का ऑप्शन सी, निरुक्त इस तरह से लिखा जाता है। 160 में बोलते हैं कि विस्म किस तरह से लिखा जाता है? तो ऑप्शन डी, इस तरह से विस्म लिखा जाता है। तो ये हो गया आपके हिंदी इंग्लिश के भी रिवाइज। तो यहाँ से कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीख लेते हैं जब भी हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। और टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपन टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।